नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 1 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 1 नवंबर आ गया है और 1 महीने बाद 1 दिसंबर, फिर आपका 2 महीने बाद आप नए साल में होंगे, 2024 ईस्वी में होंगे 2 महीने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन आज का क्या है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि वो ज़रूरी है मेरे लिए। अपना एक छोटा सा पेड ग्रुप चलता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली उसमें क्वेश्चन मिलेगा, डेली आंसर चेक भी हो जाता है उसमें। आर्टिकल जो मैं अभी पढ़ाऊँगा उसका एनालिसिस का PDF भी आपको दे देता हूँ मैं। न्यूज़पेपर एनालिसिस का भी PDF मिल जाता है, पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा। 200 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं या 6 मंथ के लिए 1050 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ID का लिंक रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिए तो आपको मैं ज्वाइन करवा दूँगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हेडलाइन क्या है आज के न्यूज़। कल बहुत सारे नेताओं ने इस चीज़ को ट्वीट किया था और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बताया कि उनके मैसेज आए, उनके मोबाइल पर अलर्ट आया कि एप्पल ने सभी को ईमेल किया। क्या किया ईमेल कि उनके फ़ोन को स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स अटैकर्स के द्वारा रिमोटली क्या किया जा रहा है, तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। उनके फ़ोन को एप्पल ID को खोलने की कोशिश की जा रही, किसके द्वारा? तो स्टेट स्पॉन्सर्ड, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है कि सरकारी जो हैकर्स होते हैं या सरकारी जो इस चीज़ को करते हैं, जो इन कामों को करते हैं, उन्होंने क्या किया, तो अपोजिशन के कुछ नेताओं को, जैसे इसमें राहुल गांधी शामिल हैं, इन सभी के फ़ोन को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। ये क्या करने की कोशिश कर रहे, तो एक्सेस करने की कोशिश कर रिमोटली, यानी कि दूर से बैठ के। तो ये किसने भेजा, तो ये एप्पल ने अलर्ट भेजा बहुत सारे नेताओं को और बहुत सारे अपोजिशन पार्टी का जिसमें मुख्य रूप से नेता शामिल हैं उन्हीं को भेजा गया। ओवर ए डजन अपोजिशन लीडर एंड जर्नलिस्ट, ओवर 1 दर्जन से ज़्यादा, सोचिए ज़रा, 1 दर्जन से ज़्यादा जर्नलिस्ट और अपोजिशन के लीडर्स को ये चीज़ किसने भेजा, तो ये एप्पल ने ये चीज़ भेजा था स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के बारे में। तो अब देखिए, एप्पल के लिए तो आपको पता ही होगा, एप्पल सबसे सुरक्षित फ़ोन माना जाता है, लेकिन इसमें भी इफ़ लगा हुआ है क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी गई जिसमें फ़ोन को हैक किया जाता है। एप्पल के फ़ोन को भी हैक कर लिया जाता है दूर से बैठकर ही। और जैसे आपने सुना होगा जमाल खाशोगी का मामला आया था, जिनको सऊदी अरब ने मरवा दिया था और ऐसा सीधा सीधा क्लेम किया जाता है। तो उसमें भी यही चीज़ आया था कि उनके एप्पल फ़ोन को हैक किया गया था और उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया, जिसमें पेगासस का बार बार नाम आता है। तो पेगासस के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पेगासस क्या होता है। भारत में भी ऐसा क्लेम आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स है और बाकी जो बाहर दुनिया के कुछ न्यूज़पेपर हैं प्रतिष्ठित, उन्होंने इस पर भारी रिसर्च किया था और ये चीज़ बताया था कि भारत सरकार ने भी पेगासस सॉफ्टवेयर को ख़रीदा था। पेगासस को ख़रीदा था भारत सरकार में, किसी एजेंसी ने ख़रीदा था। उसमें बताया गया था गवर्नमेंट एजेंसी, अब उस एजेंसी का नाम आज तक नहीं पता चला है। और ये भी बताया गया था पेगासस खरीदने के बाद एक लिस्ट आया था जिसमें भारत के बहुत सारे नेताओं का नाम था कि किन किन के फ़ोन को हैक किया जा रहा है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट वगैरह भी थे, नेता थे, जर्नलिस्ट थे कुछ, जिनके फ़ोन को पेगासस के द्वारा दूर बैठे बैठे एक्सेस किया गया। पेगासस क्या है? पेगासस स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर है जो क्या करता है, स्पाईवेयर का तात्पर्य होता है कि ये जासूसी करता है आपके फ़ोन की। बिना कुछ किए ही आपके फ़ोन पर ना तो मैसेज भेजा जाएगा, ना कोई अलर्ट भेजा जाएगा, ना कोई ऐसा कोड भेजा जाएगा, ना कोई लिंक भेजा जाएगा जिस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फ़ोन जो हैक होता है, ऐसा कुछ नहीं। बस आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाएगा दूर बैठे बैठे, बिना कुछ किए ही आपके फ़ोन का हर चीज़, कैमरा से लेकर उसके बाद से माइक्रोफोन से लेकर हर चीज़ को एक्सेस किया जाएगा। आपका फाइल, यहाँ तक कि आपके कंप्यूटर या आपके फ़ोन में कुछ स्टोर भी किया जा सकता है दूर बैठे बैठे। मान लीजिए आपके फोल्डर एक नहीं बना हुआ था, X नामक फोल्डर नहीं बना हुआ था आपके फ़ोन में, लेकिन दूर बैठे बैठे कोई आपके फ़ोन में X नामक फोल्डर बनाकर उसमें कुछ सामग्री रख सकता है और बाद में इस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है कि इनके फ़ोन में हमें ये सामग्री मिला है। हो सकता है कि वो थ्रेट की सामग्री हो सकता है कि बताया गया हो कि PM को थ्रेट देने के लिए इसके कंप्यूटर हमें ईमेल मिला, और हो सकता है वो ईमेल भी उसी ने लिखा हो जिसने आपको थ्रेट भेजा है। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। इस चीज़ को लेकर अलग अलग पूरे दुनिया भर में चिंताएं जताई गई हैं। तो पेगासस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पेगासस क्या होता है, उसके बाद हम लोग कहां पर चलेंगे, आज के आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए पेगासस क्या होता है। यह एक प्रकार का मैलिथियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है
यह उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना ही उपकरणों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करता है। किसने बनाया इसको? तो इजराइल की एक कंपनी है जो इसको बनाती है और पूरे दुनिया भर में सरकारों को बेचती है। क्यों? सुरक्षा के नाम पर आप सरकार जो है वो बहुत सारे खतरनाक लोगों का भी फ़ोन वगैरह टैप करती है। तो टैपिंग से आगे का स्टेप है ये पूरा फ़ोन का एक्सेस ले लेना, ओके। तथा इसे वापस रिले करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। पेगासस को इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। एनएसओ कंपनी है इजराइल की, उसी ने इसको बनाया है। पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट वर्ष 2016 में सामने आई, जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उसके आईफोन 6 पर एक SMS लिंक के साथ निशाना बनाया गया था और इसे स्पीयर फिशिंग कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला मामला जब 2016 में आया था तो एक SMS लिंक के द्वारा उसके पूरे फ़ोन को हैक किया गया था। बाद में इस सॉफ्टवेयर को इतना ज़्यादा एडवांस बना दिया गया था कि इसमें क्या चाहिए था, एक लिंक का भी ज़रूरत नहीं पड़ता था, कुछ भी नहीं, नथिंग, और आपके फ़ोन में क्या हो जाएगा, प्रवेश चला। एक कॉल से, एक मिस कॉल से आपका फ़ोन हैक हो सकता है, ओके। तब से हालांकि एनएसओ की आक्रामक क्षमता और अधिक उन्नत हो गई है। पेगासस स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता के मोबाइल और कंप्यूटर से गोपनीय और व्यक्तिगत जानकारी को नुकसान पहुंचाता है। यह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रकार की तकनीकी खामियां या बग है जिसका संबंध मोबाइल फ़ोन के निर्माता को जानकारी प्राप्त नहीं होती है और इसलिए वह इसमें सुधार करने में भी सक्षम नहीं होता। जो फ़ोन बनाने वाला है वो भी इस बग को नहीं जानता कि किस बग का उपयोग, बग का मतलब है खामी, फ़ोन बनाने में और सॉफ्टवेयर बनाने में, एप्पल फ़ोन बनाने में, एप्पल के सॉफ्टवेयर बनाने में कुछ खामी रह जाती है। उसी छोटे से खामी या बग का फ़ायदा उठाकर ये स्पाईवेयर कंपनियां क्या करती हैं, इतने बड़े बड़े खतरनाक सॉफ्टवेयर का निर्माण करती हैं। लक्ष्य क्या था? इजराइल की निगरानी वाली फर्म द्वारा सत्तावादी सरकार को बेचे गए एक फ़ोन मालवेयर के माध्यम से दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, वकीलों को लक्षित किया गया है। भारतीय मंत्री, सरकारी अधिकारी, विपक्षी नेता भी उन लोगों की सूची में शामिल जिनके फ़ोन पर इस स्पाईवेयर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। सरकार के अपने लोगों पर ही, मंत्रियों पर भी सरकार को भरोसा नहीं था, उनको भी सरकार ने निशाना बनाया इस फ़ोन के माध्यम से, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। वह 2019 में व्हाट्सएप ने इजराइल के एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह फर्म मोबाइल उपकरणों को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित करके एप्लीकेशन पर साइबर हमले को प्रेरित कर रही है। ये कंपनी यही कर रही है। लेकिन इस कंपनी से जब पूछा तो ये क्या बोलती है कि सरकारें हमसे खरीदती है, किसके नाम पर? तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसको आप टारगेट कर रहे हो? तो पत्रकार, एक्टिविस्ट और अपनी ही पार्टी का मंत्री। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब भारत में मामला सामने आया तो भारत सरकार के ही कुछ मंत्री थे जिनका फ़ोन भी था उस लिस्ट में जिस पर स्पाईवेयर डाला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना ज़्यादा संदेह में जीती है। दुनिया भर की सरकारों का यही हाल होता है। आप बस इसको ध्यान में रखिएगा, पेगासस स्पाईवेयर को। हाँ, इसका कुछ उपयोग भी होता है, सही उपयोग भी होता है, आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए या देश की सुरक्षा में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सच है, ओके। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते। आज का आर्टिकल डीप फेक से संबंधित होता है। डीप फेक क्या है और डीप फेक किस प्रकार से राजनीति में भी उपयोग किया जा रहा है और डीप फेक किस प्रकार समाज को नुकसान पहुंचाता है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। डीप फेक तकनीक क्या होता है? डीप फेक, फेक में भी क्या, फेक तो एक तो पहले ही झूठा होता है। डीप फेक का मतलब होता है, डीप फेक का मतलब होता है कि फेक में भी ऐसा फेक कि जिसको आप सब पकड़ नहीं पाते हैं। फ़ोटो बनाया गया है डीप फेक तकनीक से, तो आप ये उसको फ़ोटो को देखकर नहीं कह सकते कि नहीं ये फेक फ़ोटो हो सकता है, ठीक है। अगर मोदी जी का मान लीजिए भाषण चल रहा है, उस भाषण में अगर डीप फेक का उपयोग करके क्या किया जाएगा, मोदी जी के भाषण में मोदी जी का बोलने का अंदाज तो वही रहेगा, लेकिन वो जो बोल रहे हैं ना उसको बदल दिया जाएगा। सोचे कितना खतरनाक होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के स्पीच में कुछ कट करके कुछ और चीज़ डाल दी जाए, कितना सारा चीज़ प्रभावित हो जाएगा। भारत सरकार जो कई सारी योजनाएं लॉन्च करती हैं या कई सारी इंफॉर्मेशन लॉन्च कर, सोचिए उसको डीप फेक तकनीक से इस प्रकार से बनाकर पेश किया जाए कि पता ही ना चले कि डीप फेक क्या है और ओरिजिनल क्या है, ओके। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि राजनीति और गलत सूचना हस्तांतरण का संबंध वर्षों पुराना है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, गलत सूचना से निपटना एवं शीर्ष नैतिक चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें शामिल है जटिलताओं को देखते हुए 2021 के सूचना मध्यस्थ प्रौद्योगिकी IT दिशा निर्देश के नियम 4(2) से संबंधित संभावित नतीजों और बहसों को संबोधित करना भी आवश्यक है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है इसको लेकर राजनीतिक, जैसे ही पार्टियां को चुनाव में शामिल होना होता है तो राजनीतिक पार्टियां कई सारी ऐसी हैं जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं। इसी को समझते हैं कि राजनीतिक डीप फेक क्या होता है और किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया जाता है। राजनीतिक डीप फेक का तात्पर्य अत्यधिक परिष्कृत रूप से हेराफेर किए गए मनगढ़ंत ऑडियो, वीडियो अथवा छवियों से हैं। कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो जिसको आप देख रहे हैं बैठकर, उससे आप प्रभावित होते हैं, आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा
जा रहा है, लेकिन दरअसल में वो क्या है, दरअसल में वो उसने उस चीज़ को बोला ही नहीं था और उसको लेकर राजनीतिक दलों ने क्या किया, एक वेव क्रिएट कर दिया झूठा। इसको क्या कहा जाता है, डीप फेक तकनीक कहा जाता है कि मनगढ़ंत ऑडियो, मनगढ़ंत वीडियो जो आप देख रहे हैं वो आपको लगेगा कि आप सच देख रहे हैं, लेकिन वो दरअसल में क्या होता है, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है जो झूठ होता है। ओके, वैसा कुछ घटित नहीं हुआ रहता है। ओके, देखिए क्या शामिल है, ये मिथ्या सूचना, मीडिया उपकरण तंत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI व गहन शिक्षण तंत्र तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी बनाना, डीप फेक से वीडियो ऑडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर राजनीतिक पार्टियां इसका उपयोग कर रही हैं, यानी कि उनके पास इसका पूरा पूरा तंत्र बैठा हुआ है, पढ़े लिखे इंजीनियर्स को हायर किया हुआ है उसने डीप फेक टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए और इस तरह की चीज़ों को कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि इसको वेल रिसर्च करके बहुत ही हाई इसको समय भी देना पड़ता है, बहुत समय लगता है डीप फेक से कोई वीडियो या ऑडियो बनाने में, उसके बाद इसको बनाया जाता है। ओके, आगे देखिए क्या है, जिससे उसे वास्तविक कंटेंट सामग्री से अलग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। डीप फेक इतना ज़्यादा डीप फेक होता है कि ओरिजिनल के समतुल्य होता है लगभग में। बहुत कम लोग होते हैं या बहुत ही कम ऐसे चीज़ें होती जिसको आप पकड़ पाएंगे कि डीप फेक है या ओरिजिनल है। जैसे कुछ दिन पहले ये रिपब्लिक जो भारत टीवी है जो दिन भर पता नहीं क्या क्या करती रहती है, उसने एक ब्लास्ट का इमेज लगाया, ब्लास्ट का इमेज लगाया कि अमेरिका के पेंटागन के सामने ब्लास्ट हुआ है। देखिएगा, फेक न्यूज़ ये लोग टीवी पर धड़ल्ले चलाते हैं, झूठे लोग मक्कार हैं ये। इन्होंने ब्लास्ट का इमेज लगा, पेंटागन के सामने ब्लास्ट हो गया। दरअसल में वो इमेज जो था वो डीप फेक तकनीक से बनाया गया था और उस इमेज का वो AI के द्वारा बनाया गया था और घटिया था वो, ऐसा सब झूठ था, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है अमेरिका में। लेकिन इन लोगों ने चला दिया कि अमेरिका सैन्य मुख्यालय पेंटागन के समीप ब्लास्ट हुआ है, टीवी पर भी चला दिया, पैसे भी कमा लिए उससे, झूठा न्यूज़ चला के। ये क्या था कि डीप फेक टेक्नोलॉजी को उपयोग किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, राजनीतिक डीप फेक में अक्सर धोखा देना, जनता की राय में हेराफेर करने या चुनाव जैसे राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करने के इरादे से राजनेताओं के भाषण, साक्षात्कार या सार्वजनिक उपस्थिति को भी शामिल किया जा सकता है। देखिए उनके जो, जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई इंटरव्यू दिया, उसमें कुछ उन्होंने बात की, अब डीप फेक टेक्नोलॉजी लगाकर किसी पार्टी, दूसरे पार्टी वाले ने क्या किया, उनकी बातों को बदल दिया और वो प्रसारित कर दी, छोटा सा क्लिप बनाकर। आजकल तो लोग छोटा क्लिप ही देखते हैं, छोटा सा क्लिप बनाकर प्रसारित कर दिया। तो इससे सोचे कितना गहरा नुकसान हो सकता है, देश का भी, पार्टी का भी, हर चीज़ का। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। इस हेराफेर किए गए मीडिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार आउटलेट या अन्य ऑनलाइन चैनलों पर साझा किया जा सकता है, जो संभावित रूप से गलत सूचना फैलाकर राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास को कम कर सकते हैं। राजनीति में गलत सूचना के संबंधित चिंताएं कौन कौन सी हैं? हाल के AI प्रगति के संदर्भ में सिंथेटिक मीडिया का विकास गहरी नकली छवियों, वीडियो और आवाज़ों को बनाना सरल बना दिया है, जिससे राजनीति में गलत सूचना का प्रसार भी बढ़ गया। और कई बार तो हमारे राजनीतिक खुद ही भाषण गलत दे देते हैं, वो भी तो है ही। सिंथेटिक मीडिया मतदाताओं सहित अन्य उपयोगकर्ताओं को गुमराह कर रहा है, उनके कार्यों को प्रभावित कर रहा है। विशेष रूप से चुनाव के दौरान ऐसी तकनीकों का जानबूझकर दुरुपयोग किया जा सकता है। ये शब्द बड़ा ही सही है, जानबूझकर। सरकार को पता होता है, जो पार्टियां, उनको पता होता है कि हम गलत चीज़ यूज करें, लेकिन वो करती हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक फ़ायदा उनको उससे मिलता है। सभी पार्टियां अपने अपने पक्ष में ये सब चीज़ों का उपयोग करती हैं। गलत सूचना को संबोधित करने के लिए सरकारी उपाय क्या क्या है? अब इसको रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं? तो भारत सरकार ने वर्ष 2021 के IT दिशा निर्देश, आपको पता ही है कि IT अधिनियम 2000 जो ईस्वी था, उसमें संशोधन कब किया गया है? तो 2021 ईस्वी में उसमें संशोधन किया गया है। उसमें संशोधन किया के आधार पर राजनीतिक डीप फेक से निपटने के लिए नियम 4.2 का उपयोग करने की योजना बना रही है। साथ ही सोशल मीडिया संस्थान में उसके प्लेटफॉर्म पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान करने की मांग की जा रही है। ये इतना क्लिष्ट हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बताता हूं। जिसने इस सूचना को सबसे पहले पोस्ट किया उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर एक, अब क्या चलता है, एक ट्रायल चलता है पीछे पीछे, क्या बोलते हैं उसको, कि एक लिंक चलता रहता है कि अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो फॉरवर्डेड बाय दिस पर्सन दिखाता रहता है। भले ही आप कितना भी फॉरवर्ड कर ले, तो वो क्या है कि आप कितना भी आगे बढ़ जाएंगे, कहीं पर ही फॉरवर्ड करेंगे, आपका नाम उस इन्फॉर्मेशन से नहीं हटेगा। साथ ही साथ अगर आपने कोई वीडियो या ऑडियो अपलोड किया है तो उसका ओरिजिनल में, अगर उस वीडियो का आप सही से देखना जानते होंगे थोड़ा सा भी, तो अगर उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन रहता है उस वीडियो के लिंक में, URL में, इस वीडियो को पहली बार किस IP एड्रेस से अपलोड किया गया है।
और उस आईपी एड्रेस और उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना किसका काम है? तो जिस सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया उसका काम है। उससे सरकार कभी भी पूछ सकती है कि बताइए इसका ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कौन था, किसने इस वीडियो को सबसे पहली बार अपलोड किया था। ओके, तो ये इसी की बात हो रही है। यह पहचान प्रक्रिया प्रवर्तन पहचान के लिए अदालत के आदेश या सरकारी शक्तियों के तहत लागू किया जा सकता है, जिससे गोपनीयता, सुरक्षा और इस नियम के संभावित दुरुपयोग की संभावना को लेकर बहस शुरू हुई है। क्या लिखा हुआ है कि इस चीज़ को लेकर बहस भी हो रही है कि भाई ये क्या है क्या नहीं। नियम 4.2 से जुड़े कुछ विवाद भी है, उस विवाद को जरा सुन लीजिए क्या है। लक्ष्य निर्धारण, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नियम 4.2 मुख्य रूप से एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म लक्षित करता है। जैसे मैं बताता हूँ, आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं समझे होंगे। जैसे व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा, उसको व्हाट्सएप पर मैसेज के ऊपर में सबसे लिखा रहता है कि इनक्रिप्टेड है ये। उसका तात्पर्य क्या होता है? आपने लिखा, क्या लिखा? आपने लिखा AVINASH। ओके, इसको आपने लिखा और आपका नाम है बी, आपने सेंड किया किसको? सी आदमी को सेंड किया, ये लिखकर सेंड किया। यहाँ पर ये पता है क्या पहुँचेगा? बीच में क्या होगा? एनक्रिप्टेड रहेगा। ये *4# @ ऐसे फॉर्मेट में जाता है और ये फॉर्मेट 36 अगर कीवर्ड में इनक्रिप्टेड है तो 36 अलग अलग शब्दों को सोचिए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन के माध्यम से क्या किया गया है? अविनाश शब्द को लिखकर भेजा गया है सी आदमी को। ओके, तो यानी बीच में क्या है? एनक्रिप्टेड है। बीच में अगर कोई इस मैसेज को खोलेगा भी तो उसको क्या दिखेगा? ##4. कुछ भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। और जब सी के पास पहुंचेगा तो सी फिर उस एप्लीकेशन को क्या कर देता है? फ़ोन उसका, जैसे आप व्हाट्सएप पर जो मैसेज रिसीव करते हैं तो उतने देर में फ़ोन आपका क्या करता है? फ़ोन नहीं, वो जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन वो क्या करता है? ये जो *#... करके आया था उसको फिर से अविनाश शब्द लिखता है और आपको दिखाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इनक्रिप्टेड कहा जाता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, दोनों एंड से इनक्रिप्टेड होकर ही मैसेज आएगा। व्हाट्सएप में ये सुविधा है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है। टेलीग्राम में भी ये सुविधा है, लेकिन टेलीग्राम का जो इनक्रिप्शन है वो ज़्यादा खतरनाक है, सरकारें इसको नहीं खोल पाती हैं आसानी से। फेसबुक, जीमेल, जो भी आप कहीं पर भी कोई सेंड करते हैं उसमें आप कुछ कीवर्ड टाइप करेंगे, जैसे बॉम्ब टाइप करेंगे, थ्रेट टाइप करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चला जाता है, गवर्नमेंट उसको पढ़ती है, तभी फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। ओके, इसी इनक्रिप्शन की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नियम 4.2 मुख्य रूप से एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म को लक्षित करता है, जो गोपनीयता बनाम सुरक्षा और सरकार के एन्क्रिप्टेड संचार तक पहुंचने के अधिकार से संबंधित है। सरकार कई बार व्हाट्सएप को बोलती है कि मुझे कुछ मैसेज को पढ़ने की इजाज़त दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम मैसेज को ना पढ़ें। हम जो जनता की प्राइवेसी है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हमें देश की भी सुरक्षा रक्षा करना है, इसलिए कई बार हमें उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। लेकिन व्हाट्सएप क्या बोलती है कि हम अपने जो यूजर्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए वो लोग यूजर होता है, नो मैटर वो आदमी क्या है क्या नहीं। ओके, गोपनीयता बनाम सुरक्षा, यह नियम गोपनीयता का हनन से संबंधित चिंताओं को जन्म देता है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए मूवमेंट टैग संलग्न करने के समान है। यह सुरक्षा उद्देश्य की पूर्ति में गोपनीयता अधिकार संभावित रूप से समझौता भी करता है। कार्यान्वयन के लिए अस्पष्ट आधार, सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव जैसे व्यापक रूप से परिभाषित आधार इस अतिरेक का कारण बन सकते हैं। अतः इसके लिए विभिन्न संदर्भों में संदर्भित दुरुपयोग पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें नियमों को विवेकपूर्ण ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सीधा सीधा ये लिख दिया गया है इस नियम को बनाते समय कि सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी को भी बोल सकते, किसी भी कंपनी को हड़का सकते कि मुझे आपका मैसेज पढ़ना है, ये पढ़ना है। सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव का क्या तात्पर्य होता है? किसी भी पत्रकार का कोई मैसेज पढ़ लेना, किसी का भी कोई फ़ोन खोल लेना, ये थोड़ी न देश की सुरक्षा पर किया जा सकता है। इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की जाती है यहाँ पर। ओके, अपरिभाषित प्रथम प्रवर्तक, अपरिभाषित शब्द प्रथम प्रवर्तक के कारण अस्पष्टता उत्पन्न होती है, जिसमें कई प्रकार का भ्रम होता है। अनजाने व्यक्तियों को प्रवर्तक बनने का जोखिम भी बना रहता है कि जिसको पता ही नहीं था कि ये वीडियो क्या है क्या नहीं, वो अगर पहली बार कहीं पर अपलोड किया है और वही बेचारा फंस जाता है कि क्या है ये, और बाद में सरकार उसको उठा कर ले जाती, तो उसको तो पता ही नहीं होता कि क्या अपलोड किया है मैंने क्या नहीं, और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। लॉजिस्टिक चुनौती क्या है? गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी हैं। कोई भी संदेश सभी उपयोगकर्ता की गोपनीयता समझौता करती हैं, अनुपातिकता और व्यवहारिकता के बारे में प्रश्न करती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि यह विधियाँ गोपनीय, आक्रामक व अक्षम्य हैं। ठीक है, देखिए आपको ये पता होना था कि डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, किस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जाता है, और भारत सरकार ने कौन कौन से नियम बनाए हुए हैं उसको रोकने के लिए, और ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। यह कैसे काम करता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे काम करता है। अब अगला देखिए क्या है, कुछ केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जगह जगह पर चले, उसके माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि प्रवीण अरिबंथोडियम
बनाम भारत संघ ये केस है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के एन्क्रिप्शन अधिकार को केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका में नियम 4(2) उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी। इसी नियम 4(2) को चुनौती दी गई थी कि ये नागरिकों के प्राइवेसी का हनन करता है केरल के हाई कोर्ट में। ओके, इस चुनौती में यह भी दावा किया गया था कि ट्रेसेबिलिटी प्रावधान बिचौलियों को बाधित करते हैं जो अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। मूल अधिकार की स्वतंत्रता के उल्लंघन के नाम पर इस केस में आईटी अधिनियम जो 4(2) बनाया गया है उसको क्या किया गया था, तो चुनौती दिया गया था। एंथनी क्लेमेंट बनाम भारत संघ, अब ये क्या है, मद्रास उच्च न्यायालय ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ उपयोगकर्ता ट्रेसेबिलिटी के सह अस्तित्व को संबोधित किया है। इसके साथ ही एक प्रस्ताव में समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से डिस्क्रिप्शन के दौरान प्रदर्शित प्रत्येक संदेश में प्रवर्तक जानकारी जोड़ने का सुझाव दिया गया है कि किसने इसको जारी किया, इस जानकारी को वो भी आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ये किस में दिया गया था, तो मद्रास उच्च न्यायालय ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ ये चीज़ शामिल किया था। अब अगला केस आया था व्हाट्सएप बनाम भारत संघ। इसमें भी क्या बोला गया था कि व्हाट्सएप इंक जो कंपनी है और फेसबुक ने नियम 4(2) को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, क्योंकि इन्हीं को लेकर भारत सरकार सबसे ज़्यादा आक्रामक थी कि मुझे क्या पढ़ना है, तो व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ना है, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने हैं। ये तो मैं यूज़ ही नहीं करता और एक है अपना चैनल व्हाट्सएप पर, लेकिन मेरा कोई नहीं है। यह तर्क दिया गया कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन निजता के मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है। पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के मामले में उन्होंने तर्क दिया कि इसमें आनुपातिकता, आवश्यकता और न्यूनतम कारण का भाव रखा गया है। और पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ तो पता ही आपको, राइट टू प्राइवेसी दिया गया था। त्रिपुरा एचसी का हालिया केस ही आया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था के स्थापित खतरे की कमी का हवाला देते हुए व्हाट्सएप से फर्जी आंकड़े की मांग करने वाले आदेश पर भी रोक लगा दी थी। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आईटी मध्यस्थता दिशानिर्देश 2021 के नियम 4(2) पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है। सरकार का एक ही चीज़ होता है, सरकार निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर जोर देती है, लेकिन कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के अपने कर्तव्य पर भी जोर देती है कि हमारा निजता भी बनाए रखना हमारा ही कर्तव्य है और कानून व्यवस्था भी बनाए रखना हमारा ही कर्तव्य है। इसके इसलिए सरकार इसको बोलती कि सही है। सरकार के अनुसार नियम 4(2) अनुपातिकता परीक्षण में सफल है, क्योंकि यह सार्वजनिक हित का काम करता है। इसका अर्थ है कि व्यापक सार्वजनिक भलाई के अनुरूप अपराधों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। ओके, अगला जो न्यूज़ है फिजिकल डिफिसिट से संबंधित है। तो देखिए क्वार्टर का न्यूज़ है, लेकिन मैंने आज सोचा कि क्यों ना आपको भारत सरकार का थोड़ा सा राजकोषीय नीति जो आपके इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन का भाग है उसको ही क्यों ना समझा दिया जाए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। बाकी डेटा तो चेंज होते रहते हैं और डेटा चेंज होते हैं उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। भारत सरकार राजकोषीय पॉलिसी क्या है और किस प्रकार से काम करती है, इन सब चीज़ों को डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज़ होता है। एक बार आप समझ जाएंगे उस चीज़ को तो फिर आंकड़े बदलते रहते हैं, तो आंकड़ों पर इतना ज़्यादा हमें जाना नहीं है। आंकड़े फिर अगले मंथ में कुछ और आ जाएगा, अगले क्वार्टर का, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर आंकड़े नहीं याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा बिल्डअप कर लेना है, करंट हम उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। ओके, भारत का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है। केंद्रीय बजट 2023-24 से सरकार ने सापेक्ष राजकोषीय विवेक को अपनाने की घोषणा की और वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटे में जीडीपी के 5.9% तक गिरावट का अनुमान लगाया, जो वित्त वर्ष 2023 में 6.4% है। देखिए 2023 में क्या है, तो यह है 6.4% और 2024 हमने क्या लक्ष्य रखा हुआ, कहाँ तक ले जाना है राजकोषीय घाटा, तो ये ले जाना हमें 5.9% के आसपास। ओके, फिजिकल डेफिसिट को अब देखते हैं क्या है। सरकार ने राजकोषीय समेकन के व्यापक पथ का अनुसरण जारी रखने और वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% से नीचे लाने की भी योजना बनाई है। 2025-26 तक हमें कहाँ ले जाना है, इसको ले जाना है 4.5%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार 0% ले जाने की क्यों नहीं सोचती है। राजकोषीय घाटा को कभी भी 0% नहीं ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता, देश के लिए सही नहीं होता है। थोड़ा सा राजकोषीय घाटा जरूरी होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हमें क्या होता है, बाहर के देशों से ऋण लेना आसान होता है और भी हमें बाहर से सुविधाएं लेनी होती है, जिसके लिए हमें राजकोषीय घाटा को एक बना कर रखना पड़ता है कि हम इसको शून्य नहीं ले जाते हैं। ओके, एक डेवलप करके रखते हैं कि हाँ भाई हमारी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ संकट बना हुआ है, इसके आधार पर हमें बाहर से बहुत सारी सहायता मिलते हैं, ऋण मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उठाते हैं। ओके, आगे देखिए क्या है। और वैसे भी हम जीरो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा जो होता है सरकार का, ये हमेशा ज़्यादा होता है। राजकोषीय आय से ज़्यादा राजकोषीय व्यय होता ही है,
क्योंकि सामाजिक कल्याण से लेकर डिफेंस से लेकर बहुत सारे चीज़ों पर हमें राजकोषीय चीज़ों को खर्च करना होता है। तो इसके कारण से खर्चा तो ज़्यादा हमेशा ही होता है, और खर्चा ज़्यादा होगा और अगर आमदनी कम होगी तो इसके कारण से हमें क्या मिलता है, बाहर से ऋण वगैरह थोड़े से आसानी से मिल जाते हैं। बजट में घाटे की प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं इस बार? राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में 4.1% संशोधित अनुमान की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 से 2.9% रहने का उम्मीद बताया गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो राजकोषीय घाटा होता है, सरकार ने पूंजीगत माध्यम से, राजस्व के माध्यम से जितना अर्निंग किया है और जितना पूंजीगत माध्यम है, राजस्व के माध्यम से जितना खर्च किया है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है मूल रूप से राजकोषीय घाटा। पूंजीगत से भी, और किससे बोल रहा हूँ बार बार, तो राजस्व से भी। इन दोनों के घाटे को जो आप जोड़ देते हो तो राजकोषीय का संपूर्ण घाटा निकल कर आपके सामने आता है। यदि ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटा से घटाया जाता है, जिसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है, तो वर्ष 2022-2023 तक संशोधित अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद का 3% था ये। ओके, केंद्रीय बजट 23-24 से प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या होता है कि जो ब्याज का भुगतान आपने किया है, जो सरकार ऋण लेती है, अगर उसका ब्याज का भुगतान जो सरकार ने किया है उसको अगर राजकोषीय घाटा में से आप घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा आपका निकल कर आ जाता है। यही सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, और ये सब स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है कई बार। ये इंपॉर्टेंट होता है राजकोषीय नीति। ओके, किसी दिन डिटेल में स्टैटिक में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आज चर्चा में है तो थोड़ा सा पढ़ा देता हूं मैं इसको। ओके, केंद्रीय बजट 23-24 से प्राथमिक घाटा जो पिछले ब्याज भुगतान देनदारी से रहित चालू राजकोषीय रुख को दर्शाता है, जीडीपी का 2.3% रहा। यानी कि जो राजकोषीय घाटा था उसमें से जब हमने ब्याज जो हमने पे किया उसको जब हटा दिया तो ऋण कितना बच गया, घाटा कितना बच गया, तो 2.3% बच गया हमारा घाटा। ओके, ट्रेंड इन डेफिसिट क्या है, तो देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आपसे सवाल इस तरह से नहीं पूछा जाता आंकड़ों में। आपसे ये पूछा जाता है क्या हमेशा से ही कम ही होता जा रहा है, क्या लगातार 10 वर्षों से कम हो रहा है? तो नहीं, देखिए यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर बढ़ गया, फिर यहाँ पर कम हो गया। तो इस ट्रेंड को ध्यान में रखना होता है आपको, न कि आंकड़ों को। आंकड़ों में कभी कभार सवाल पूछता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से ट्रेंड को ध्यान में रखना होता है। क्या पिछले 10 वर्षों में हमेशा राजकोषीय घाटा घटता ही रहा है? क्या पिछले 10 वर्षों में राजकोषीय घाटा हमेशा बढ़ता ही रहा है? तो इस ट्रेंड को आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, जब भी पिछले 10 वर्षों का आ जाए तो सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है कंटिन्यूस घटता ही रहता है, कंटिन्यूस बढ़ता ही रहता है, कंटिन्यूस एक्सपोर्ट बढ़ता ही रहा है, कंटिन्यूस एक्सपोर्ट घटता ही रहा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट जब दिए जाते हैं तो सामान्य तौर पर वो गलत होते हैं, क्योंकि जब पूछा जाता है कि लगातार घट रहा है तो बीच में अगर 1 साल भी ऊपर हुआ होगा तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, अब देखिए राजकोषीय समेकन, यानी कि इन घाटों को कम करने के लिए सरकार क्या क्या करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार ने भोजन, उर्वरक, पेट्रोलियम सब्सिडी हेतु आवंटित राशि कम किया है। अब सरकार जो सब्सिडी पर पैसा खर्चा कर रही थी, जिसके कारण से राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारा, उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। जैसे कोरोना पीरियड में सरकार की आमदनी रुक गई थी, लेकिन सरकार के खर्चे तो जारी थे, बल्कि ज़्यादा ही खर्चे करने पड़ गए लोक कल्याण, सामाजिक कल्याण पर। इसको लेकर भारत सरकार राजकोषीय घाटा बढ़ गया था उस समय, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। अब भारत सरकार और कम करने के लिए क्या कर रही है, तो भोजन, उर्वरक, पेट्रोलियम सब्सिडी पर जो पैसे खर्चा कर रही थी उसको कम कर रही है। वर्ष 2022-23 से संशोधित अनुमान में खाद्य सब्सिडी पर 2,87,000 के करीब में करोड़ रुपए थी, जिसे वित्त वर्ष 23-24 से घटाकर 1,97,000 कर दिया। लगभग 1 लाख करोड़ का कटौती किसमें किया गया है, तो खाद्य सब्सिडी पर किया गया है। 1 लाख करोड़ के करीब में कटौती किया गया। ओके, इसी प्रकार वित्त वर्ष 22-23 में उर्वरक सब्सिडी को भी घटाया गया है। देखिए 2,25,000 था तो 1,75,000 करोड़ रुपये लाया गया। क्यों? क्योंकि राजकोषीय घाटे को क्या करना था, हमें कम करना था। ये सब आप पॉइंट यूज कर सकते हैं। आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा कि भारत सरकार राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, आप मुझे बताइए। तो वहाँ पर इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा आपको कि ये एक प्रयास कर रही है, इतना पैसा यहाँ से कटौती किया है। वित्त वर्ष 22-23 से पेट्रोलियम सब्सिडी 9,171 करोड़ था, जिसको घटाकर 2,257 करोड़ किया गया है। 23-24 में बजट अनुमान में घटाकर रखा गया है। विगत वर्ष की तुलना में सब्सिडी में कमी उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन यह अब वर्ष 2025-26 से 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। देखिए, सरकार ने सब्सिडी कम की है लेकिन बंद नहीं की है। हाँ, लेकिन कदम धीरे धीरे उठा रही है कि राजकोषीय घाटा जो है 25-26 तक कितना पहुंच जाए, 4.5% के आसपास में राजकोषीय घाटा 25-26 तक पहुंच जाए। ओके, पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय का तात्पर्य होता है सरकार जो सड़क बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, या ऐसी कोई बड़ी सी मशीन, कोई सी बड़ी सी कारखाना, फैक्ट्री, ये सब बनाने के लिए जब काम करती है, पुल बनाने के लिए, ये सब पूंजीगत व्यय में आता है। ओके, तो 23-24 में बजट में पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% रखने की योजना बनाई गई कि मान लीजिए हमारा जीडीपी 100 रुपया का है तो 3.5 रुपया हम लगभग कहाँ पर खर्च करेंगे, तो पूंजीगत व्यय में खर्च करेंगे। और सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए 50 वर्षों के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण अनुदान भी प्रदान किया है। ओके, अब सरकार ने सभी राज्यों को बोला कि 50 वर्ष के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जितना खर्च करना है करो,
हम ऋण देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जब राज्य खर्च करती है, जिसमें बिहार का बड़ा ही उन्नत योगदान है, बिहार सरकार बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रही है, यानी कि स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज इनको बनाने पर डाटा के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से तो सरकार खर्च कर रही है। और बोला गया भारत सरकार के द्वारा कि आप सभी राज्यों को ये बोला जाता है कि 50 वर्षों के लिए बिना ब्याज के हम ऋण देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करो। उससे क्या होगा, देश का डेवलपमेंट होता है। और राज्यों को बोला गया है, पार्टी किसी को नहीं बोला गया, ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों को केवल बोला गया है, राज्य शब्द ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों को, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के सभी राज्यों को। ऋण प्रबंधन, अधिकांश राजकोष से घाटे को आंतरिक बाजार ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जो एक छोटा सा हिस्सा बचत, भविष्य निधि तथा बाहरी ऋण वाले प्रतिभूतियों से आता है। 23 में केंद्रीय बजट में भारत का बाहरी ऋण कुल राजकोषीय घाटे केवल 1% था। 2023 में जो हमने बाहर से ऋण लिया वो कुल राजकोषीय घाटे का मात्र 1 रुपया था, मात्र 1 रुपया था। ओके, अनुमानतः 22,118 करोड़ रुपए हमने बाहर से ऋण लिए हैं राजकोषीय घाटे में। सकल राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए भी दिया गया है। राज्यों को बोला गया कि आप अपने जीएसडीपी जो है इसका 3.5% के आसपास में अपना राजकोषीय घाटा बनाकर रखिए। हालांकि कुछ राज्यों का राजकोषीय घाटा ज़्यादा भी है, कुछ राज्यों का राजकोषीय घाटा हद से ज़्यादा है, यानी कि उस राज्य की जो आमदनी है उससे ज़्यादा वो खर्चे कर रहे हैं, और मैक्सिमम राज्य इसमें पिछड़ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा कई सारे राज्यों का राजकोषीय घाटा है। जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए, जैसे बिहार का भी राजकोषीय घाटा ज़्यादा था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़, अब जो उभरती अर्थव्यवस्था होता है, जैसे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था है, इसके लिए राजकोषीय घाटे का समेकन का महत्व क्या होता है। तो राजकोषीय समेकन से तात्पर्य होता है राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों और साधनों। एक सरकार आमतौर पर घाटे को कम करने के लिए कर्ज लेती है। सरकार क्या करती है, घाटे को कम करने के लिए कर्ज उठाकर ले आती है। इसके बाद उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी कमाई का एक हिस्सा आवंटित करना होता है। इसलिए मैंने अभी बताया आपको कि भारत सरकार को अगर कर्ज वगैरह चाहिए तो हमेशा वो राजकोषीय घाटे को कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4% के आसपास रखने की कोशिश करती है। ओके, जैसे हमने रखा है ना 4.5%, कभी भी 0 पर नहीं ले जाएगी, वो कभी भी 0 पर नहीं ले जाएगी, क्योंकि हमें बाहर से कर्ज चाहिए होता है। दुनिया में हमें बहुत सारी जगहों से कर्ज चाहिए होता है, और कर्ज लेकर पूरी दुनिया की इकॉनमी चलती है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला देश है। आपको आज जानकर अचंभा होगा, जापान की जीडीपी जो है उसके तुलना में उसका कर्ज सबसे ज़्यादा है, अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। तो डेवलप्ड कंट्री भी कर्ज लेते हैं, क्यों? क्योंकि सही होता है, इकॉनमी में उससे पैसा आता है, उससे क्या करते हैं हम, अलग अलग जगहों पर खर्चा करते हैं। कर्ज भरने के साथ ब्याज का बोझ बढ़ता है। वित्त वर्ष 2022 के बजट में 34.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल सरकारी व्यय में 8.9 लाख करोड़ रुपए, लगभग 20% से अधिक ब्याज के भुगतान में खर्च हो गया है। जो भारत सरकार ने पिछले साल 34.83 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, उसमें से कर्ज के भुगतान में ही 8.9 लाख करोड़ हमने खर्च किया है। तो कर्ज के भुगतान में, कर्ज के ब्याज के भुगतान में बहुत सारा हमारा पैसा चला जाता है। ये भी एक हमारे लिए समस्या होती है। राजकोषीय घाटा को एक बार मैं समझा देता हूँ, ऊपर सारा कहानी खत्म हो गया, अंत में ये चीज आया है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसे कुल राजस्व उधार को छोड़कर बीच का अंतर होता है। जो सरकार ने कुल व्यय किया है और कुल जो उसने इकट्ठा किया था, उसी को क्या कहा जाता है, तो राजकोषीय घाटा। मान लीजिए सरकार ने 100 रुपया इकट्ठा किया और खर्चा किया 110 रुपया, तो यानी कि क्या है, तो 10 रुपये का उसके ऊपर क्या है, तो ऋण है। ओके, तो ये राजकोषीय घाटा हो गया होगा। 10 रुपये कहीं से तो लाया होगा, तभी तो खर्च किया है, तो वही तो वो ऋण है, वही तो वो घाटा है। यह एक संकेत है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्त पोषित करने के लिए किस सीमा तक उधार लेना चाहिए, और इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है कि आपके जीडीपी में राजकोषीय घाटा कितना % बन गया है। ओके, क्योंकि सरकार का खर्च हमेशा ही ज़्यादा होगा जितना आमदनी होगा उससे, और जो खर्च ज़्यादा होगा वो कहीं से तो लाएगी, तो ऋण के माध्यम से लाती है, देश से ऋण जुटाती है, बाहर से ऋण जुटाती है। ओके, तो इसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब क्या राजकोषीय घाटा खराब ही होता है हमेशा? एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सरकारी खर्चे में वृद्धि। अब सरकार जो राजकोषीय खर्च करती है वो कहाँ पर करती है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश करती है, और उस निवेश के माध्यम से क्या होता है, रोजगार सृजन होता है और देश का डेवलपमेंट होता है। तो राजकोषीय घाटा हमेशा खराब ही नहीं होता है, सही चीज़ के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये आज लार्ज का टॉपिक कर दिया था मैंने थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पीटी में, मेंस में सीधा सीधा यहाँ से सवाल पूछा जाता है, और बेसिक है ये, इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पोर्शन है ये। इसलिए भले ही आपको बोरिंग लगा हो थोड़ा सा, ये क्या पढ़ा रहे क्या नहीं, हो सकता है कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में भी ना आया हो, लेकिन यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़रूरी था ये। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है आपके लिए। अगला टॉपिक है बिहार स्पेशल संबंधित है, जिसमें बिहार स्पेशल के चीज़ें 2 टॉपिक में डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में खुलेगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र। जो नॉर्थ बिहार है, नॉर्थ बिहार का
सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? ये खोला जाएगा आपका मुजफ्फरपुर के बेला में। ओके, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब ये आपसे क्या सवाल पूछा जा सकता है? देखिए पीटी में तो सीधा सीधा फैक्ट पूछ लेगा कि भाई कहाँ पर खोला जा रहा है और किस लिए खोला जा रहा है। मेंस में आपसे ये पूछा जाएगा कि कौशल डेवलपमेंट के लिए बिहार सरकार कौन कौन से काम कर रही है, तो वहाँ पर आपको इसके बारे में जिक्र करना चाहिए। कल ही मैंने एक सवाल दिया था अपने ग्रुप में कि ये बताइए मुझे कि एक सवाल था कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित चीज़ों को बताना है या बिहार में उद्योग से संबंधित चीज़ों को बताना है। तो चुनावी बॉन्ड पर ही बहुत सारे लोगों ने गलत लिखा है, या एक ही पॉइंट कम से कम 10 ऐसे कॉपियाँ होंगी जो मैं पेड ग्रुप में चेक कर रहा था, 10 से 15 ऐसे कॉपियाँ होंगी जो कॉपी पेस्ट थे एक दूसरे के, पॉइंट टू पॉइंट थे। मुझे पता है उन्होंने एक दूसरे से कॉपी नहीं किया है, लेकिन उस सबके सोर्स एक ही थे। वो सोर्स भी मुझे पता है कहाँ से वो सब लिख के भेज रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, थोड़ा सा तो क्रिएटिविटी खुद के अंदर भी लाइए, चीज़ों को पढ़ लीजिए कहीं से, लेकिन लिखिए तो अपनी भाषा में कम से कम। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, नई नई चीज़ें, इसको ऐड करना चाहिए आपको आंसर राइटिंग में। जैसे अभी मैंने बोला बिहार में उद्योगों को लेकर मैंने सवाल पूछा था, बिहार उद्योग है, उसमें इसको क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? अब जो आप आंसर राइटिंग करेंगे बिहार उद्योग, उसमें इसको ऐड कर दीजिएगा। जैसे कुछ दिन पहले ही मैंने न्यूज़ बताया था कि बिहार में निवेशकों का समिट होने वाला है। बिहार सरकार के अधिकारी जगह जगह भटक रहे हैं, मैं सही शब्द यूज़ कर रहा हूँ। बिहार सरकार के अधिकारी वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि भारत में निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए। जगह जगह देश में रोड शो करवा रहे हैं, विदेश में रोड शो करवा रहे हैं और उद्योगपतियों से मिल रहे हैं, उद्योगपतियों के घर पर जा जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनको बुला रहे कि पटना आइए आप, निवेश समिट होने वाला है पटना में दिसंबर। ये मैंने न्यूज़ में बताया था, किसी एक ने उसको नहीं लिखा अपने आंसर राइटिंग में, जबकि वो बता दिया था। तब जाके अगले दिन मैंने बिहार उद्योग से संबंधित चीज़ आपसे पूछा था आंसर राइटिंग में। किसी ने, आज आंसर राइटिंग को लेकर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन ये जो नई चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसको आंसर राइटिंग में, निबंध में, जहाँ कहीं भी होता है इसको उपयोग करना होता है, सुनकर बैठ जाना नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या बन रहा है ये कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। 30 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, जिसका काम अंतरिम चरण में है। कौशल प्रशिक्षण केंद्र में युवाओं को कंस्ट्रक्शन, पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर व फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स व ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी, बैग निर्माण, इन सभी सहित 40 क्षेत्रों की ट्रेनिंग मिलेंगी। ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज्ञान से ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? स्किल की ज़रूरत होती है, कौशल की ज़रूरत होती है। अब बिहार सरकार इसी को बढ़ावा देना चाहती है कि सभी लोग सरकारी नौकरी न मांगने आए, कुछ लोग अपना कारोबार भी हाथ से कमा सकें। इस चीज़ को लेकर एक छत के नीचे 1000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा इन सभी चीज़ों को लेकर। ओके, यह केंद्र उत्तर बिहार सहित अन्य राज्य के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र प्रशिक्षित एवं निपुणता प्रमाण पत्र भी देगा, सर्टिफिकेट भी देगा उनको। बेला औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 में दिसंबर से फैंसी गारमेंट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। दिल्ली के गारमेंट कंपनी ने यहाँ फैक्ट्री स्थापित की है जो दिसंबर से उत्पादन शुरू करेगी। इसमें करीब 1000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। ओके, अगला देखिए क्या है। विदित हो कि देश के बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी। 2015 से 2016 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सफल संचालन के बाद 2016 में योजना का पार्ट 2 भी लॉन्च किया गया, जो 2020 तक चला। 2020 में इस योजना का पार्ट 3 भी शुरू किया गया। पार्ट 3 में करीब 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तो बहुत पहले शुरू हुआ था। बिहार के नॉर्थ बिहार में सबसे बड़ा स्किल सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ओके, अगला जो टॉपिक है वो क्या है? बिहार के शशि भूषण हैं, उन्होंने 37वें नेशनल गेम में जीता है रजत पदक। तो बिहार के शशि भूषण जी को बहुत बहुत मुबारक। 30 अक्टूबर 2023 को गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में बिहार के आरा जिले के शशि भूषण ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। पीटी के लिए आपका फैक्ट है ये, और कहीं भी नहीं पूछा जाएगा ये। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि शशि भूषण ने 3 मिनट 41.49 सेकेंड के समय के साथ रजत पदक जीता है। ओके, अगला क्या है? अगला है आपका दौड़ में जीता है कि 20 वर्षों बाद नेशनल गेम के एथलेटिक्स में बिहार को पदक मिला है। एथलेटिक्स में जो नेशनल गेम का एथलेटिक्स की श्रेणी होती है, उसे 20 वर्षों के बाद बिहार को अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। नेशनल गेम 2023 से बिहार के लिए दूसरा रजत पदक होगा। इससे पहले महिला रग्बी में बिहार का रजत पदक अपने नाम कर चुका है। तो महिला रग्बी में हम ऑलरेडी पदक जीत चुके हैं नेशनल गेम्स में, लेकिन एथलेटिक्स श्रेणी में जैसे नीरज चोपड़ा जो है एथलेटिक्स में आते हैं, तो एथलेटिक्स श्रेणी में बिहार को दौड़ में क्या मिला है? तो सिल्वर पदक मिला है हमें। 1500 मीटर का दौड़ था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट था। गौरतलब है कि 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में, कहाँ पर? गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है। ओके, इसमें 22 विभिन्न खेल विधाओं में बिहार के 208 महिलाएं, पुलिस खिलाड़ी, प्रशिक्षकों के साथ बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के 15 अधिकारी सहित कुल 223 लोगों ने हिस्सा लिया है। बिहार राज्य के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स,
तीरंदाजी, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, रग्बी, साइकिलिंग, जूडो, ताइक्वांडो, योगा, तैराकी, पेचक सिलाट, सेपक टाकरा, भारोत्तोलन, वुशु, टाइथलॉन, मार्शल आर्ट, स्क्वैश, कुश्ती आदि खेलों में हिस्सा लिया है और इन लोगों ने काफ़ी सारा खेल जीता भी है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, नेशनल गेम्स के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा यहाँ के खिलाड़ियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए अलग अलग खेलों के विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाए गए थे और कहाँ पर, तो आईआईटी बिहटा में वुशु का, मुजफ्फरपुर तीरंदाजी का, पाटलिपुत्र खेल परिसर में विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। तो चलिए ठीक है, ये नहीं ध्यान रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है किसने जीता है, किस खेल में जीता है। एथलेटिक्स में बिहार को 20 वर्षों के बाद कोई पुरस्कार मिला है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। राजकोषीय घाटा आज का मुख्य टॉपिक था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल जो है डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या होता है, किस प्रकार से नुकसान पहुँचाता है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं, इसको भी ध्यान रखना है। स्पाईवेयर मैंने आपको करवाया है, पेगासस के बारे में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपसे कि पेगासस जैसे स्पाईवेयर जो हैं क्या ये हमारे देश की रक्षा करते हैं या हमारे देश को लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं। सीधा सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर जो हैं क्या ये लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं या फिर ये हमारे देश की रक्षा करते हैं। विवेचना कीजिए 200 शब्दों में। तो आप कर सकते हैं कि भाई हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन बंदूक तो एक आतंकवादी के हाथ में भी होता है और एक सैनिक के हाथ में भी होता है, लेकिन दोनों में बंदूक होने में फ़र्क है। एक सैनिक आपकी रक्षा करेगा और आतंकवादी आपको मार देगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है कि इसको उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा।